ज्यादा अफसोस हुआ मुझे, कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया। सर बड़ा हंगामा है, एक साथ दो अटैक्स बलूचिस्तान में और केपीके की तरफ भी एक झड़प हुई है। साथ साथ सरफराज बुख्ती साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो ये भारत का नाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे? और तो सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है जो कि बहुत है आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन एक है कि या तो ये जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है इसमें इस्लाम की क्या पोजीशनिंग है इसके ऊपर, एक, और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? क्या वजह है इसकी? ये इतना लुक्रेटिव कारोबार है कि वो नहीं करना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहते। इसमें इतना पैसा है, ये इतना चूरन बिकता है। 12 रबीउल अव्वल, मुझे आप सोच नहीं सकते, मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके ईद मिलादुन नबी के ऊपर। मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत मैसेज किए, मुझे मुबारकें दी, और मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि इतना मुझसे प्यार करते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अंदर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? और फिर उसके बाद मस्जिद जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे, कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले इनका ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया, फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा, वहां से भी कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, माओ के बच्चे मर रहे हैं, खुदा रहा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या है। ये हर अंधे बंदे को पता है, इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे, ना आपकी मर्जी से जाएंगे, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का? वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगर उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम में आपके सरों पे मारी होंगी, गालियां दी उनको, आपको वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। ठीक है, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया, खत्म। आप ना आपको पूछने वाला ना बताने वाला। सर एक चीज और है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ऑयल और दूसरी चीजों की स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान साइड से, वो बंद की जाएगी। उसके बाद भी ये इस किस्म की बात हुई है, इस किस्म का एक्शन हुआ है या ब्लास्ट हुए हैं। एक रीजन लेकिन देखें आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी, और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है मेरे वतन अजीज के अंदर, हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट है, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा, पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए, आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी। आपने कहा था नहीं जी पाकिस्तानी है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए। अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब मुमालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे, पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख है, अब वो 1 मिलियन के 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं, और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो। आप बयानिया की हद तक सिर्फ आपके काकड़ साहब ने बयान दिया है कि जिनके पास वीजा नहीं है उनको घर भेज देंगे। वो किस तरह जाएंगे? आज जाते हैं, वो किस तरह चले जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? वो वहां तो भूख मरी पड़ी है, वहां तो वो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका करना हो तो आप फर्क हबीब को जाके ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, विल हो, और इस पे आपको विल दिखानी होगी। माओ के बच्चे मर रहे हैं। और दूसरा, इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हजूर, इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं। बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा, ये
आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक करनी है? इकॉनमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने MNS को पैसे देकर गए। फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने IMF के पैसे लेकर इन्होंने अपने MNS में बांटे तरक्याती मंसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है। एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फराज की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने, 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उमरा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस में, इनको जाना चाहिए था? केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं। क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप बच्चों को लेकर एफल टावर क्यों चले गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून मनाया जा रहा है? आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप मिलते करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिलते करते रहे, वो भी नहीं मिले। आपको मिला तो है कोई नहीं यहाँ पे? यूके में भी कोई नहीं मिला सर। क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, आपके पास मैंडेट ही, आप इलेक्टेड नहीं है, आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन को तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये आपटेक्स क्या देखेगी दुनिया? आपटेक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है। तो आरजू, तुम देखे कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मेरे कमरे का एसी बंद कर दो, बिल आ रहे हैं। तो जो लोग लाए सर, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर। जो लोग इनको लाए, क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात है, मैं नहीं मानूंगा। उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है। उनके कंट्रोल तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है। ये नहीं बात, इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास। आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना पाकिस्तान में? नीचे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा 250 के करीब लाना है और मार के दिखाए डॉलर वहां पे। करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, मैं यही तो मेरा अलमिया है, यही तो मेरा अलमिया है कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब लगे हैं, अभी तक मैं मायूस नहीं हूं उनसे, ना उम्मीद नहीं हूं, ना ही मैं काजी फायज ऐसा से अभी तक मायूस हूं, लेकिन स्पीड स्लो है इनकी, स्पीड स्लो है। और खासकर ये जो बच्चा, ये जो आपने वजीर आजम रखा है, ये इससे पूछे तो भाईजान कि क्या किया आपने, ये क्यों किया यार आपने? लोग पूछ रहे हैं, 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं यार, ये हनीमून था, ये क्या था, ये कहां गए थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको पुतिन नहीं आए वहां पे, मोदी नहीं आए वहां पे, ऋषि सोनक नहीं आए वहां पे, इनका जाना कौन सा जरूरी था भाई वहां? क्या कितनी मुसीबत पड़ गई थी? उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लाजमी आए भाई, हम मिस कर रहे हैं इनको, ये बहुत हैंडसम जेंटलमैन आया है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इनको लाया जाए, स्पीच करें, इनसे हम नई चीजें सीखना चाहते हैं। किसने कहा था ये इनको? और सर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, साफ बता रहे हैं। नहीं, साफ क्या बताना है? कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये हो जाएगा, पता नहीं क्यों, मेरे तो समझ से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये राह इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना राह को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है, ये कौन सी नई बात है? और सबको पता है कि आप सीरियस नहीं है किसी चीज में भी, और ये सिर्फ एक धमाका हुआ है, पूरे पाकिस्तान को अब डिबोने के चक्कर में डूब चुका है, बल्कि बैंकरप्सी से अगली स्टेज पर जा चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं क्या कहूं इसका, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात यह थी कि
जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो खास कर जो कुछ आजकल कर रहे हैं, मेरा मकसद सिलसिला ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गुडविल के लिए ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को या किसी न किसी को, अगर कोई जवाबदेह हैं ये, और जो सरकारी खर्चों को ये दूसरी दुनिया के लिए कहते हैं कौम कुर्बानी दे, कौम तो मर चुकी वैसे ही। कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं, आप सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी है आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि इनके तैयारे कौन रोकेगा, इनके जहाज, इनके सरकारी खर्चे कौन रोकेगा, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। सर, हमारी क्रिकेट टीम गई है भारत, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई दुश्मन टीम आई है, और यहाँ से जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, वो कहते हैं जी दुश्मन मुल्क में खेलने गए। वो अपनी स्पीच में ये कहा है, बहुत बुरा मनाया इंडियंस ने, बल्कि पाकिस्तानियों ने भी बहुत बुरा मनाया इस बात का। बस मैं इसमें जिस तरह वो फिर उन्होंने राह का कह दिया, ज़का अशरफ साहब ने भी उसी के आसपास ही जो कोई स्टेटमेंट देनी थी। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको कि आपने 76 साल नफरतें कर ली हैं, कुछ किसी को प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखें, कोशिश करें कि, और दूसरा हकीकत पसंद ना हो आपके लिए जरूर, आपके लिए लाजम है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड करना, और इसी तरह आपका लाजम है जो आप चीनी स्मगल करते हैं अफगानिस्तान में उसको ट्रेड के जरिए भेजें, लीगल भेजें। जो सीमेंट खादें आप स्मगल करते हैं, यही तो वजह है, क्योंकि स्मगलिंग में हर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। स्मगलिंग में पैसा बनता है बहुत ज्यादा, लेकिन कौम का भला नहीं होता। यही आप चाहते हैं कि चीजें इलीगल तरीके से स्मगल होती रहें, लीगल ट्रेड ना करें, यही तो वजह है मेरे ख्याल में। तभी तो मैं हमेशा ये चीखता हूँ, आरजू के मुल्की मुफाद में फैसले नहीं करते, और वो नहीं कर पाएंगे जो पाकिस्तानी नहीं है। इस वक्त आपको चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, सारे ब्रिटिश हैं, लंदन माइंड सेट है उनका, बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। आपको लोकल तालीम याफ्ता लोग चाहिए जिनके बच्चे और जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, और वही पाकिस्तान बचा पाएंगे। यही आपकी ट्रेजेडी है मेरे ख्याल में। मैंने अगले दिन किसी जगह कहा था कि मैं खुदा रहा ये CSS वालों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दो। अगर इतना शौक है तो ऑनलाइन डिग्रियां, आजकल अमेरिका में भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये ऑनलाइन पढ़ा करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले जो यहाँ से आके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान बचा लिया है जो ये बचाएंगे। होता क्या है, जब यहाँ आते हैं बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं, मकानों पे निशानियां ले जाते हैं, और फिर जाके पाकिस्तान में रिश्वत लेते हैं, रुपयों में नहीं लेते, डॉलरों और पाउंडों में लेते हैं। फिर ये जुल्म है, इसको जुल्म को बंद करें प्लीज खुदा रहा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप आते हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, आप वहां से कोई चीजें आप नहीं सीखते। और कोशिश करें कि आप बल्कि सबसे पहले एक प्रोग्राम शुरू करें स्कूलों कॉलेजों में और CSS कि इनको बताया जाए कि पाकिस्तान से प्यार किस तरह करना है। ये कोर्स एक कोर्स ऐसा क्रिएट करें, हाउ टू लव पाकिस्तान। तो वो बल्कि मैंने आपको बताया था, मैं इस पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि जितने बड़े कॉलेजेस स्कूल्स हैं इनसे मिलूं, इनको लेटर लिखूं कि खुदा रहा ये जो हमारे लुटेरे आते हैं पाकिस्तान से आपके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने, जाने से पहले इनसे हल्फिया बयान पे साइन कराया करें कि मुल्क को नहीं लूटना जाके। कि मैं सोच रहा हूँ कि आईवी लीग स्कूलों को, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज मिलूं जाके कि खुदा रहा ये मनी लॉन्ड्रिंग सिखाना हमारे लोगों को बंद करो, और अगर इनको एडमिशन देने हैं, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जाने से पहले इनसे अंगूठा लगवाया करो खुदा रहा कि जाके मुल्क को लूटना नहीं। भाई इस हमाम में कच्चा तो पहना ही नहीं किसी ने, सब नंगे हैं इस हमाम में, तो सभी नंगे हैं ना, सभी नंगे। सबके बच्चे जब लंदन में हैं, सबके बच्चे टोरंटो में हैं, तो सब नंगे हैं, सबके खर्चे डॉलरों में हैं, ये तो पता है उनको, सबको पता है। सर, मैं लास्ट में आपसे भी पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी विजिट किया है यूएस का, उनके विजिट को आप कैसे देखते हैं? उनके विजिट का मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर जयशंकर का उन्होंने, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर के लिए वॉशिंगटन DC क्या है। एक तो वो यहाँ DCM डिप्टी चीफ मिशनर रह के जा चुके हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, फिर यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं। मेरी काफी मुलाकात उनके साथ रही, डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ, जब वो एम्बेसडर थे, यहाँ पे DCM थे। अब इस टाउन में जब इतना अरसा बंदा रहा हो, उनकी बीवी जैपनीज है और उनका सोशल सर्कल, अगले दिन उन्होंने दो चीज, मैं तो खैर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा आरजू, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सोचता हूं कि ये लफ्ज किस तरह पिक किए गए, लफ्जों को फिर मैं डाइसेक्ट करता हूं, मतलब सब निकालने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जो स्पीच दी यूनाइटेड नेशंस में, उसको मैंने डाइसेक्ट किया, मैंने सारे उसका देखे। फिर उनकी मीटिंग थी, उनकी दो मीटिंग्स हुई हैं, टोनी बिल्किन के साथ और उसके बाद जैक सुलिवन के साथ। ये दो, तीसरी ट्रेड मिनिस्टर है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ। ये तो तीन जो बड़ी मीटिंग्स थी। वहां से निकले बाद फिर उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने सवाल जवाब किए। अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर से पहले उन्होंने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर, वहां पे सवाल जवाब किए। तो मैं ये सारी चीजें उनकी सुनता रहा, जिस तरीके से उन्होंने बार बार, एक तो उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट है पिछले साल की, अगर देखा जाए तो भारत के पिछले साल 2 साल की अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल हैं। I2 U2 के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से, उसके बाद G20 के हवाले से, ये सिग्निफिकेंस, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दुनिया में जहां को आफत आती है सबसे पहले वहां जाता है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कनाडा के हवाले से, उन्होंने बड़े टेक्निकल, कनाडा का नाम लिए बगैर बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने
उसका उन्होंने कहा पॉलिटिकल कन्वीनियंस इसका लफ्ज़ दिया है उन्होंने। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि बलूचिस्तान में एक और फिर से मतलब कि बहुत बड़ा धमाका हो गया है, और पाकिस्तान की जो मतलब कि इंटेलिजेंस है और भाई पाकिस्तान की आर्मी है जो मतलब कि उसमें भगदड़ मच गई है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसमें मतलब कि भाई साहब बहुत लोगों की जान भी चली गई है। और इसमें क्या है ना, ठीक है, पाकिस्तान में तो हालात बने ही पड़े हैं, मतलब कि भाई वो क्या मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो समझ ही नहीं आता भाई साहब। अभी वही मतलब कि भाई साहब उनकी गाड़ियों को उड़ा दिया गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो भाई इस चीज़ में क्या है ना, मौलाना डीज़ल के नाम से मशहूर एक मौलाना है उधर पाकिस्तान के अंदर, मौलाना डीज़ल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने पाकिस्तान आर्मी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना लोगों के हाथों में हथियार थमाकर पीढ़ियों तक की दुश्मनी पैदा कर रही है। उन्होंने सैन्य नेतृत्व को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। पाकिस्तानी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के प्रमुख JUIF के प्रमुख हैं फजलुर रहमान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उन्होंने बोला कि आसिम मुनीर पर सीधा हमला बोलते हुए बोला। मौलाना डीजल ने के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि सेना अपनी भूमिका से आगे बढ़ रही है और राजनीति में दखल दे रही है। जनरल मुनीर को चुनौती देते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि अगर सैन्य नेतृत्व राजनीतिक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे वर्दी छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। वो कितनी बड़ी बात है, ठीक है भाई साहब। और मुनीर को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, आसिम मुनीर को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी इसने। पंजाब के कसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मौलाना रहमान ने आर्मी से कहा, अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो वर्दी उतार कर आइए, चुनाव में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि लोग वर्दी वालों को कितना वोट देते हैं। रहमान ने आरोप लगाया कि सेना जिसे चाहती है उसे सत्ता देती है और जिसे नहीं चाहती उससे हुकूमत छीन लेती है। ठीक है जी। तो भाई ये बहुत बड़ा हमला हुआ है क्या बोलते हैं बलूचिस्तान के अंदर, मतलब कि ठीक है। और इसमें ये धमाका हुआ है, मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर धमाके होना भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत धमाके होते ही रहते हैं, ठीक है भाई साहब पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में अलगाववादी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसके चलते और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र की मुख्य ताज़ा खबरें, ठीक है। पाकिस्तान के नियंत्रण का बड़ा बयान, ठीक है। पाकिस्तान के नियंत्रण पर बड़ा बयान, जमीयत उलमा हिंद के फजलुर रहमान ने मतलब कि बहुत बड़ा बयान दिया है इसी पर कि पाकिस्तान को चुनौती दी है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी चीफ को चुनौती दी है सुरक्षा बलों पर हमले। बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में कोयटा कोयटा समेत अन्य इलाकों में पुलिस चौकियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है, ठीक है। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन शाबान ने चलाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा पुलिस चौकी पर किए गए घातक हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अपने ही क्षेत्र में ऑपरेशन शाबान चलाया। इस अभियान में पिछले एक सप्ताह के भीतर 105 से अधिक अलगाववादियों को मार गिराने का दावा किया है, ठीक है। गंभीर राजनीतिक संकट आ चुका है बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में उग्रवाद और संसाधनों को लेकर स्थानीय निवासियों और पाकिस्तान सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK और खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध प्रदर्शन के कारण शहबाज शरीफ सरकार पर आंतरिक संकट गहरा गया है, ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, पाकिस्तान में अपने क्षेत्र में बमबारी कर रहा है पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान की सेना। तो भाई ये इतना घबरा चुकी है इन सब चीज़ों से, क्योंकि भाई ये जो मतलब कि दहशतगर्द है ना पाकिस्तान ने जो पाले हुए हैं भाई, वो कभी काबू में आएंगे ही नहीं भाई, वो आ ही नहीं सकते भाई, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने उनको पाला है, ठीक है भाई। तो अब वो उन्हीं को पाकिस्तान को डस रहे हैं भाई। तो ये पाकिस्तान के लोगों को समझने की बात है कि भाई साहब इन जैसे जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, वैसा अगर प्रोटेस्ट हो और इन क्या बोलते हैं इन सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए, ठीक है। और मतलब कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए, मतलब लोकतंत्र आ जाए, तो भाई साहब कुछ हो सकता है, वरना तो भाई कुछ पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई साहब ये बेच के खा जाएंगे पाकिस्तान को, मतलब हर चीज़ तो ये बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अपने हर चीज़ बेच रहे हैं, हर चीज़ को दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप से क्या क्या डील कर ली है ना उन्होंने, ये तो भाई साहब किसी पूरी दुनिया में भी नहीं पता कि क्या क्या डील इन्होंने कर ली है, ठीक है।
तो भाई अब ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला पाकिस्तान की ही करतूतों की वजह से हुआ है। ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई ये मतलब कि भाई बलूचिस्तान भाई आज़ाद होना चाहता है, उनको दबा रखा है, बिल्कुल ही दबा रखा है भाई साहब। और बलूचिस्तान उस टाइम पे जब क्या बोलते हैं पाकिस्तान ने धोखे से विलय कर लिया था अपने अंदर बलूचिस्तान को, ये कहानी तब से चल रही है। धोखे से विलय करा था ना, धोखे से भाई वैसे ही क्या बोलते हैं कश्मीर में क्या बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान इन्होंने मतलब कब्जा रखा है, ठीक है, कश्मीर का हिस्सा। ठीक है, वैसे ये धोखे से कर रखा है ना सर को, तो भाई एक ना एक दिन तो सारी चीज़ें सामने आएंगी ना। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जोर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।